Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aqsa Salim, Subject Specialist Physics at the Regional Public School and Inter College Sahiwal. I welcome to all the students in DPS Digital Classes. Students, आज जो हमारे टॉपिक्स हैं हम कर रहे हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नेम है फिजिकल ऑप्टिक्स, और चैप्टर 9 में हम करेंगे आज शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़े हुए कुछ फॉर्मूलाज हम एक दफा रिपीट कर लेते हैं। इसमें आपने फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला पढ़ा था, जो था del y इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। यहाँ पे आपके पास लैम्डा वेवलेंथ लाइट की थी, एल डिस्टेंस था स्लिट का सोर्स के साथ, और डी था आपके पास सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स। उसके बाद डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल, इसका फॉर्मूला था 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। उसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला था डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन करने से पहले ये बात ज़हन में रखें कि शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर शॉर्ट होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। बहुत ज्यादा लिखने से भी मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे आपको, और शॉर्ट करके लिखने से भी आपके मार्क्स पूरे नहीं बनेंगे। अगर आप प्रिसाइज लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, तो आपको फुल मार्क्स इसके मिल सकते हैं। पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशंस टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्स। यानी यहाँ पे उन्होंने पूछा है कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे दो या दो से ज्यादा सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट हो सकते हैं। इसकी क्या कंडीशंस हैं? टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव्स एज कोहेरेंट सोर्स इफ दे हैव नो फेज डिफरेंस और हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। यानी एक कंडीशन उसकी ये हो गई कि उनके दरमियान में फेज डिफरेंस ना हो या उनके दरमियान में कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। उसके अलावा है अ कॉमन मेथड टू प्रोड्यूसिंग टू कोहेरेंट लाइट सोर्सेज इज टू यूज अ सिंगल सोर्स। अब ये क्या तरीका है कि अगर हम दो डिफरेंट सोर्सेज को यूज करने की बजाय अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कोहेरेंट लाइट मिले, तो हम एक सिंगल सोर्स को यूज करें टू इल्यूमिनेट द स्क्रीन कंटेनिंग टू नैरो स्लिट्स। यानी हम एक सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर का अगर हम यूज करें इसके अंदर, तो वो हमें कोहेरेंट रिजल्ट देगा। हेंस टू और मोर सोर्सेज derived from a single source of light behave as coherent source because they are in same phase और in same wavelength। हम ये भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, how is the distance between interference fringes affected by the separation between the slits of Young's experiment। अगर यहाँ पे हम फ्रिंजेस को देखेंगे, फ्रिंजेस का सेपरेशन के साथ क्या लिंक है, तो हमें ये स्टेटमेंट इजीली समझ आ जाएगी। फ्रिंजेस और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स का आंसर है द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज स्पेसिंग इज del y इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट को कहा जाता है। एल क्या है? डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन एंड सोर्स, जबकि डी है इज द सेपरेशन ऑफ स्लिट। तो अगर हम इनका रिलेशन देखें कि लैम्डा एल हमारे पास कांस्टेंट है, तो डी और फ्रिंज स्पेसिंग del y ये दोनों इनवर्स रिलेशन में होंगे। यानी द रिलेशन शोज दैट द इनवर्स रिलेशन ऑफ फ्रिंज स्पेसिंग एंड सेपरेशन ऑफ स्लिट इट मींस ग्रेटर द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट स्मॉलर विल बी द फ्रिंज स्पेसिंग। यानी जितना d की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, del y की वैल्यू या फ्रिंज स्पेसिंग की वैल्यू जो है वो इसके इंक्रीज होने पे डिक्रीज होगी, और d के डिक्रीज होने पे ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इफ बाय इंक्रीजिंग द सेपरेशन फ्रिंज स्पेसिंग डिक्रीजेस एंड द ब्राइट फ्रिंजेस बिकम सो क्लोज दैट यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सीन एंड फ्रिंजेस डिसअपीयर। यानी जितनी ज्यादा सेपरेशन हम स्लिट्स की ज्यादा कर देंगे, जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो इतनी कम हो जाएगी। डिस्टेंस के ज्यादा करने से इसको कम होना चाहिए ना, तो ये कम इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमें बिल्कुल जो है वो लाइट जो है वो बहुत फ्रिंज स्पेसिंग खत्म होने से लाइट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी और हम फ्रिंजेस को देख नहीं पाएंगे। यानी उसमें हम सेपरेशन जो है वो हमें पता नहीं चलेगा कि फ्रिंज स्पेसिंग है या नहीं है। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सीन एंड फ्रिंजेस डिसअपीयर। 9.3 है हमारे पास, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस
interference fringes. So yes, visible light produce interference fringes. Visible light हम white light को भी कह सकते हैं, they produce interference fringes. क्यों produce कर सकती हैं? Because the white light is the mixture of 7 colors. So each color will produce interference fringes corresponding to its own wavelength. White light 7 colors का combination है और हर कलर की अपनी एक wavelength होती है, ये आप ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं. Hence the fringes pattern will be colored if the fringes will be so close that it will be difficult to observe the interference fringes or visible or white light. 9.4 है हमारे पास. In Young's experiment, one of the slit is covered with blue filter and the other with red filter. What would be the pattern of light intensity on the screen? क्वेश्चन है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, उसमें अगर एक स्लिट को हम कवर कर दें ब्लू फिल्टर से, ब्लू फिल्टर, ब्लू आपको पता है डिफरेंट वेवलेंथ है और रेड की डिफरेंट वेवलेंथ है. अगर हम एक को ब्लू से और दूसरे को रेड फिल्टर से कवर कर दें, व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ लाइट? तो पहले तो हम ये इसमें बताएंगे कि क्या ये कोहेरेंट होगा कि नहीं होगा. सो द आंसर इज since red and blue light have different wavelengths and will not be in phase coherent. तो ये phase coherent में तो है ही नहीं, क्योंकि coherent होने के लिए हमें सिंगल वेवलेंथ चाहिए होती है या सिंगल सोर्स चाहिए होता है, क्योंकि रेड और ब्लू ये दोनों अलग अलग वेवलेंथ रखती हैं, तो कोहेरेंट ही नहीं होगी. उसके बाद therefore there will be no dark and bright bands on the screen, so the interference of light cannot be observed properly. For better interference pattern the monochromatic light will be used. monochromatic light का मतलब है सिंगल वेवलेंथ वाली. अगर हम वो यूज करेंगे, कोहेरेंट होंगी, तभी हमें एक पैटर्न मिलेगा लाइट का, अदरवाइज हमें पैटर्न नहीं मिलेगा. उसके बाद एक्सप्लेन वेदर द यंग्स एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडीइंग इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ लाइट. पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था वो, उसमें हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं या हम डायफ्रैक्शन का इफेक्ट पढ़ते हैं. So Young's experiment is used to study the interference of light. इसमें हम interference का effect पढ़ते हैं. However, spreading of light around the corner of slit also produce diffraction of light. अब इसका मतलब क्या है? जब हमने Young डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया तो हमने स्लिट्स में से पहले वेव का गुजरना पड़ा अराउंड द कॉर्नर्स. जब तक वो बेंड नहीं होंगी तब तक इंटरफेरेंस का कंसेप्ट नहीं बनेगा. सो नो डाउट इस एक्सपेरिमेंट में हम इंटरफेरेंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरफेरेंस के लिए भी डायफ्रैक्शन का होना जरूरी है. सो इसको आप इस तरह से कह सकते हैं कि डायफ्रैक्शन का इफेक्ट सबसे पहले होगा, फिर इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस के इफेक्ट को हम यहाँ पे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्कस कर सकते हैं. सो हाउएवर इंटरफेरेंस ऑन द स्क्रीन टेक प्लेस ओनली व्हेन द लाइट कमिंग आउट ऑफ द नैरो स्लिट सफर फ्रॉम द डायफ्रैक्शन फर्स्ट. उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुड यू ऑब्टेन न्यूटन्स रिंग विद ट्रांसमिटेड लाइट? क्या हम ट्रांसमिटेड लाइट से न्यूटन्स रिंग हासिल कर सकते हैं? इफ यस, वुड बी द पैटर्न बी डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्टेन विद रिफ्लेक्टेड लाइट? तो ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस इस ट्रांसमिटेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट का क्या है कि ट्रांसमिटेड लाइट में फेज चेंज नहीं होता, जबकि रिफ्लेक्टेड लाइट में फेज चेंज हो जाता है. तो हम जब न्यूटन रिंग्स लेते हैं तो हम ट्रांसमिटेड लाइट से लेते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट से नहीं लेते. यही इसका आंसर है. यस, न्यूटन रिंग्स कैन बी ऑब्टेन विद ट्रांसमिटेड लाइट. हाउएवर, नो फेज इज चेंज इन ट्रांसमिटेड लाइट, सो ब्राइट फ्रिंजेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय डार्क फ्रिंजेस एंड सो ऑन. इन केस ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट द सेंट्रल पॉइंट इज ब्राइट. उसके बाद 9.9 क्वेश्चन है, हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग आवर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग? अब इस क्वेश्चन 9.9 में पूछा जा रहा है, हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग आवर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग? आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करते हुए ज्यादा नंबर्स यानी n जो है वो आपको ज्यादा किस सिचुएशन में मिल सकते हैं? तो दो सिचुएशन है जब हमें n की वैल्यू ज्यादा मिल सकती है. फर्स्ट वन, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला होता है d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. यहाँ पे n की वैल्यू को आपने कर देना है सेपरेट, यानी d sin थीटा ओवर लैम्डा. अब यहाँ पे देखें दो कंडीशंस है. अगर आप d की वैल्यू को इंक्रीज कर दें तो भी इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, या फिर आप लैम्डा की वैल्यू को डिक्रीज कर दें, यानी कोई ऐसी लाइट आप यूज करें जिसकी वेवलेंथ कम हो. तो कम वेवलेंथ होने की वजह से भी इसकी वैल्यू बढ़ सकती है क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में आ रहा है. यही इसकी रीजंस हैं. d क्या है इसमें? ग्रेटिंग एलिमेंट. लैम्डा क्या है? wavelength of light. In order to get more order of spectra from
0 degree to 90 degree for a given wavelength, the grating element D must be increased. D को increase कर दें, which is the grating element, इसको ज्यादा कर दें. उसके अलावा less number of lines per unit length be ruled on diffraction grating. यानी D जो है वो grating element जिसको कहते हैं, इसका मतलब है कि less number of lines per unit length diffraction grating पे हो, and we should decrease the wavelength of light. अगर आप D को इंक्रीज कर देंगे तो N आपको ज्यादा मिलेगा, या लैम्डा की वैल्यू या वेवलेंथ ऑफ लाइट उसको अगर डिक्रीज कर देंगे तो N की वैल्यू ज्यादा मिलेगी. D का डायरेक्ट रिलेशन जबकि लैम्डा के साथ इसका इनवर्स रिलेशन बन रहा है. अगर ये दो कंडीशंस हम अप्लाई करें सो वी वुड गेट मोर ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग. अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को. फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास 9.2. स्टेटमेंट है उसकी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट which illuminate two slits 0.5 mm apart and produces interference pattern on a screen placed 200 cm away from the slit. The first bright fringe is observed at the distance of 2.40 mm from the central bright image. सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को करते हुए डाटा सबसे पहले आप लिखोगे. डिस्टेंस बिटवीन स्लिट ये उन्होंने दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर. उसके बाद 200 सेंटीमीटर ये क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन अ स्क्रीन प्लेस 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट. यानी L जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट है 200 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया और इस मिलीमीटर को हमने 10⁻³ इसकी वैल्यू लिख दी. उसके बाद यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्जर्व एट डिस्टेंस ऑफ 2.4 मिलीमीटर. यानी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो M की वैल्यू 1 आ जाएगी. फिर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज ये उन्होंने दिया हुआ है 2.4 मिलीमीटर. यानी ब्राइट फ्रिंजेस फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस 2.40 मिलीमीटर है, इसको हमने 2.40 मिली की वैल्यू को पुट कर दिया. तो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पे, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना है. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला आपके पास था, हमने लैम्डा की वैल्यू वहां से निकाल ली. M की वैल्यू हम पुट करेंगे 1, क्योंकि फर्स्ट के लिए हम यूज कर रहे हैं. Y की वैल्यू गिवन है विच इज 2.40 into 10⁻³ D की वैल्यू गिवन है विच इज 0.5 into 10⁻³ M क्योंकि हम 1 ले रहे हैं 1 पुट कर दिया. L ये 2 मीटर था, इसको ये पुट कर ली तो हमारे पास 6 into 10⁻⁷ आया. स्टूडेंट्स मेक श्योर लाइट में जब आप वेवलेंथ की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो नैनोमीटर में आए. तो हम इसको अगर -9 करके यहाँ पे 600 लगा दें और -9 कर लें तो ये हमारे पास नैनोमीटर में वैल्यू आ गई. यानी लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर. सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास प्रॉब्लम 9.3. स्टेटमेंट है उसकी, इन द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमम अकर्स एट थीटा इज इक्वल टू 0.25 डिग्री. द वेवलेंथ इज 650 नैनोमीटर. डिटरमाइन द स्लिट सेपरेशन. डाटा इसका क्या आएगा, सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा विच इज M इज इक्वल टू 2. उसके बाद एंगल दिया हुआ है 0.25 डिग्री और वेवलेंथ उन्होंने दी हुई है 650 नैनोमीटर. इसमें नैनो की वैल्यू 10⁻⁹ हमने पुट कर दी. कैलकुलेट करना है हमने स्लिट सेपरेशन यानी D को. फॉर्मूला हमारे पास आएगा यहाँ पे D sin थीटा इज इक्वल टू M लैम्डा. यहाँ पे क्योंकि हमने D फाइंड करना है, साइन थीटा को आप दूसरी तरफ ले जाएं, M लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. यहाँ पे वैल्यूज जब हम पुट करेंगे M की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है 2 आ जाएगी. लैम्डा की वैल्यू 650 नैनोमीटर थी, हमने वैल्यू रिप्लेस कर ली. थीटा यहाँ पे था 0.25 डिग्री. पहले मल्टीप्लाई करके जब हम डिवाइड करेंगे वैल्यू के साथ तो वो आती है वैल्यू 0.30 मिलीमीटर और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम 9.4. स्टेटमेंट है उसकी, अ मोनोक्रोमेटिक लाइट of lambda 588 nanometer is allowed to fall on the half silver glass plate G1 in the Michelson interferometer. If mirror M1 is moved through 0.233 millimeter, how many fringes will be observed to shift? Michelson interferometer से related ये क्वेश्चन है. वेवलेंथ यहाँ पे जो गिवन है वो है 588 नैनोमीटर. नैनो की वैल्यू यहाँ पे अगेन 10⁻⁹. उसके बाद उन्होंने दिया है 0.233 मिलीमीटर. उन्होंने कहा इफ M1 इज मूव थ्रू 0.23 मिलीमीटर, L
जो हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर में यूज करते हैं, डिस्टेंस 0.23 मिलीमीटर है। मिलीमीटर की वैल्यू 10⁻³ हमने यहाँ पे पुट कर ली। उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हाउ मैनी फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व, नंबर ऑफ फ्रिंजेस हमने निकालने हैं, यानी m की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L = m λ/2। तो क्योंकि L गिवन है, लैम्डा गिवन है, m की वैल्यू हमने निकालनी है, तो हम m को सेपरेट कर लेते हैं। m = 2L/λ। वैल्यूज हम इसमें पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास आती है 2L की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की। सॉल्व करने के बाद आंसर हमारे पास आएगा 7.92 × 10⁻²। अगर हम ये 10⁻² से इसको मल्टीप्लाई करें तो 792, यानी टोटल फ्रिंजेस जो है वो हमारे पास मिल रही हैं, वो है 792। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम 9.5। स्टेटमेंट है उसकी, अ सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज फॉर्म एट द एंगल ऑफ 38 डिग्री when light falls normally on a diffraction grating having 5400 lines per centimeter. Determine the wavelength of light used. डाटा सबसे पहले इसका देखते हैं कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है, यानी n की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद एंगल हमारे पास जो गिवन है वो है 38 डिग्री। फिर उसके बाद 5400 लाइन्स पर सेंटीमीटर, यानी नंबर ऑफ लाइन्स ऑन ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात हो रही है। यहाँ पे वो 5400 लाइन्स पर सेंटीमीटर है, हमें ये मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे सेंटी की वैल्यू 10⁻² लगाते हैं, जो कि ऊपर जाके 100 से मल्टीप्लाई कर देगी इसको, यानी यहाँ पे आपके पास पर मीटर में इतनी लाइन्स बनती हैं। उसके बाद हमने इसमें कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और इसमें भी हम लाइट नैनोमीटर में ही निकालेंगे। सोल्यूशन इसका क्या है, फॉर्मूला इसमें हम यूज करेंगे d sin θ = n लैम्डा, जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला था हमारे पास। यहाँ पे क्योंकि हमें लैम्डा चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू अलग कर ले, d sin θ/n आ गया। फिर यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, d = 1/n, ये हमारे पास फॉर्मूला है, हम इसके थ्रू d की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 / 540000। जब हमने 1 को इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब हम इस वैल्यू को d की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू को लिखा यहाँ पे, फिर साइन थीटा था हमारे पास 38, इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया, डिवाइडेड बाय n, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम था तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 570 × 10⁻⁹ मीटर आया, जिसको हम नैनोमीटर कह सकते हैं, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम 9.6। स्टेटमेंट है उसकी, अ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ ग्रेटिंग विच हैज 2500 लाइन पर सेंटीमीटर। कंप्यूट द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर विच द डेविएशन इन सेकेंड ऑर्डर इज 15 डिग्री। ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। डाटा इसमें क्या है, 2500 लाइन्स पर सेंटीमीटर, अगेन हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स ऑन ग्रेटिंग आ गया, 2500 सेंटीमीटर है। सेंटी की वैल्यू अगर हम पुट करें 10⁻², ऊपर जाके वो वैल्यू 100 हो जाएगी। 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 जीरोस इसके इंक्रीज हो गए, ये हमारे पास आ गई n की वैल्यू। फिर वेवलेंथ आपने इसमें निकालनी है, और डेविएशन इन सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर उन्होंने दिया एंगल थीटा पे, ये हमने डाटा में लिख दिया। फाइंड हमने क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगेन फॉर्मूला हमारे पास जो यहाँ पे होगा, d sin θ = n लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे हमने फाइंड करना है, तो लैम्डा = d sin θ/n। यहाँ पे भी हमारे पास d की वैल्यू मिसिंग है, तो जिस तरह प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने बताया d की वैल्यू निकालने का तरीका 1/n, हम 1/ यहाँ पे 250000 वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे, और फिर इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करके लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो लैम्डा = ये हमने वैल्यू पुट की d की, साइन थीटा यहाँ पे उन्होंने 15 दिया हुआ, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर था ये भी, और यहाँ पे आपके पास 10⁻⁷ में वैल्यू आ गई। इसको हम -9 में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट अगर यहाँ पे है, 2 पॉइंट पीछे ले जाए, 10⁻² इंक्रीज हो जाता है, 517.6 नैनोमीटर।
10⁻⁹ की बजाय हम नैनोमीटर लिख सकते हैं। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉब्लम 9.7। स्टेटमेंट है इसकी, सोडियम लाइट 589 नैनोमीटर is incident normally on a grating having 3000 lines per centimeter. What is the highest order of spectrum obtained with this grating? सबसे पहले इसका डाटा वेवलेंथ जो सोडियम लाइट की गिवन है वो है 589 नैनोमीटर। नैनो की वैल्यू को रिप्लेस कर लें आप। उसके बाद 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी नंबर ऑफ लाइंस ऑन ग्रेटिंग 3000 पर सेंटीमीटर। अगेन वही तरीका, इसको हमने पर मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम ऑब्टेन विद दिस ग्रेटिंग। एंगल ऑफ ग्रेटिंग यहाँ पे 90 डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर के लिए। याद रखें बच्चों, हमेशा 90 डिग्री पे हाईएस्ट ऑर्डर हमें मिलेगा, क्योंकि sin 90 की वैल्यू मैक्सिमम हमारे पास 1 होती है। हमने फाइंड क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम, n की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमारे पास d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। n की वैल्यू को अलग कर लें तो आ जाएगा d sin थीटा ओवर लैम्डा। इसको इक्वेशन 1 आप कह लें। यहाँ पे हमें d की वैल्यू अगेन चाहिए, 1 ओवर n से निकाल सकते हैं। सेम वही मेथड जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे। n आप इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करके n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये d की वैल्यू आ गई। थीटा की जगह हमने 90 रिप्लेस कर दिया और लैम्डा की वैल्यू पुट की तो आपके पास आया 5.66, यानी n की वैल्यू आपके पास 5.66 आई है। तो टोटल नंबर हाईएस्ट ऑर्डर आपके पास क्या आएगा, तकरीबन हम कह सकते हैं हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम हमारे पास 5th होना चाहिए। यहाँ पे ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स की। आप इन क्वेश्चंस को घर में प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच बच्चों। अल्लाह हाफिज।